Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. So today we are going to do organizational appraisal. ये हमारा जो आपका सिलेबस है उसमें इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस है सेकंड यूनिट में, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अब. ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल. ये हमने 2 दिन में ख़त्म कर लेना है. वेट कर लेते हैं 2 मिनट, कुछ और बच्चे भी आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं. So here is the first topic, organizational capability factors. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी फैक्टर्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी. ऑर्गेनाइजेशन किस में अच्छी है, क्या क्या उसके जो मेन प्लस पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, की स्ट्रेंथ जो है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी. सो ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज लाइज इन इट्स रिसोर्सेज. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है ना, वो उसके रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है. तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज बेसिकली वो यूजफुल मीन्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू जो है जनरेट होती है. इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं इन रिसोर्सेज में. आगे हम रिसोर्सेज का मतलब भी देखेंगे कि एग्जैक्ट रिसोर्सेज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है. सो सबसे पहले यही चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज जो है वो उसके रिसोर्सेज पे डिपेंड करती हैं. एंड रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, these both items of a firm can be best explained with the help of resource based review. ये रिसोर्स बेस्ड रिव्यू जो है ये आपके करिकुलम का पार्ट है. तो कहते हैं रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज जो है वो दोनों जो है उन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है रिसोर्स बेस्ड व्यू की हेल्प से, जो कि बर्नी जो एक स्पेशलिस्ट थे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है. सो आरबीवी ये कहता है कि बेसिकली कोई भी फर्म जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन या बंडल ऑफ रिसोर्सेज. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को मिला के बनती है. इन रिसोर्सेज में टेंजिबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज भी हो सकती हैं. अब देखो, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज दोनों में फर्क होता है. रिसोर्सेज होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपके जो पैसे हैं, आपकी बाइक, आपकी कार, दीज ऑल आर योर रिसोर्सेज. और आपकी कैपेबिलिटीज क्या है? उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, आपकी इंटेलिजेंस, दैट इज योर कैपेबिलिटीज. तो इन दोनों को मिला के आरबीवी बनता है. सो आरबीवी कंसीडर्स द फर्म एज अ बंडल ऑफ रिसोर्सेज, टेंजिबल रिसोर्सेज, intangible resources and organizational capabilities. And competitive advantage according to this view generally arises from the creation of bundles of distinctive resources and capabilities. तो अगर आप competitive advantage लेना चाहते हो तो आपको अपने resources को और capabilities को अपने राइवल से ज़्यादा अच्छे ढंग से इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन से रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है. और अगर आप रिसोर्सेज तभी इस्तेमाल ढंग से कर पाओगे अगर आप कैपेबल हो उसको इस्तेमाल करने के. सो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के बारे में बात की. आरबीबी मतलब बेसिकली ये एक अप्रोच है जो बताती है कि कैसे हम रिसोर्सेज को और कैपेबिलिटीज को ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम अपने रिसोर्सेज को उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो हमारी राइवल फर्म्स ले जाएंगी और हम उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे. तो हम यहाँ पे वन बाय वन रिसोर्सेज को देख लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्स कोई भी एसेट हो सकता है, कोई भी स्किल, अ पर्टिकुलर नॉलेज कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. So from a strategic point of view, an organization's resources includes both those that are owned by the organization and those that can be accessed by the organization to support its strategies. तो रिसोर्सेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज. 4 कैटेगरीज में रिसोर्सेज को बांटा जा सकता है. पहला है फिजिकल रिसोर्सेज. फिजिकल रिसोर्सेज में लैंड, कैपिटल, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाती हैं. उसके बाद है फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इसमें कैश आ जाता है, आपका इक्विटी आ जाती है आपकी. तो दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो फाइनेंस से रिलेट करते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज में लेबर, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, ये सारी ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं. इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इसमें इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स. सो दीज ऑल कम्स अंडर द इंटेलेक्चुअल कैपिटल.
सो इन चारों कैटेगरीज को मिला के आपके रिसोर्सेज बनते हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के ये रिसोर्सेज जितने बेटर होंगे उसके पास उतना ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, उतना ही आगे बढ़ने का जो फायदा, आगे बढ़ने का जो चांस है, अपॉर्चुनिटी है, वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू देयर राइवल्स। तो ये थे रिसोर्सेज। उसके बाद बात करते हैं कैपेबिलिटीज की। अब रिसोर्सेज जो है ना, अगर आपके पास कार है, वो आपका रिसोर्स है, वो अपने आप तो चल नहीं सकती। इफ यू आर कैपेबल टू ड्राइव दैट पर्टिकुलर कार, तो ही उस रिसोर्स का फायदा उठाया जा सकता है ना। इसी तरह बिजनेस में भी है, रिसोर्सेज आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव ऑन देयर ओन, they need organizational capabilities. So organizational capabilities are the skills that a firm employs to transform inputs into outputs. तो कहते हैं रिसोर्सेज जो है ना खुद ब खुद तो यूज हो नहीं सकते, उनको यूज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज जो है वो चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज जो है वो स्किल्स होती हैं जो बेसिकली इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए एम्प्लॉय की जाती हैं, बेसिकली यूज की जाती हैं एम्प्लॉयज के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा। So these capabilities reflect the ability of the firm in combining assets, people, and processes to bring about the desired results. So those specialists say Prahlad and Hamel describe an organizational competence as a bundle of skills and technologies which are integrated in people skills and business processes. So capabilities therefore is a function of the firm's resources, their application and organization, internal systems and processes, and firm specific skill sets. So capabilities are really unique and can be acquired by other firms as well as in that industry. तो कहते हैं कैपेबिलिटीज जो है ना वो बेसिकली वो इसी से डील करते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे यूज में लाया जा रहा है, उनको कैसे अप्लाई किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इस सबको मिला के कैपेबिलिटीज बनती हैं। और ये इन्हीं कैपेबिलिटीज की वजह से एक फर्म जो है वो अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे एक एडवांटेज, अलग एक प्लस पॉइंट लेके चलती है। इसे कहते हैं डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज कैपेबिलिटीज में बिकम distinctive competencies when a firm performs them better than its rivals. तो जब एक फर्म जो है अपने राइवल से, अपने कॉम्पिटिटर से कुछ ज्यादा, किसी चीज में कुछ ज्यादा अच्छा होती है, किसी चीज में ज्यादा परफॉर्म अच्छा, एप्पल है, आईफोन जो है अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है iOS, वो सैमसंग के कंपैरिजन में वो ज्यादा बढ़िया है एंड्रॉइड के कंपैरिजन में। तो ये क्या है, एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी बन जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की जब उनकी कैपेबिलिटी दूसरी फर्म से कुछ ज्यादा होती है। जैसे एक टाइम पे सोनी एरिक्सन फोन हुआ करता था, तब वो अपने म्यूजिक के लिए जाना जाता था, तो वो उसकी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी थी। और उसके बाद फिर उन्होंने फोन, सोनी ने ही एक फोन इंट्रोड्यूस किया जो पानी में भी मतलब गीला होने के बाद भी चलता था, ठीक है। तो वो भी एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी थी उस वक्त। तो यानी कि ऐसी कैपेबिलिटीज जो आपके राइवल्स के पास नहीं है, ऐसी कैपेबिलिटीज जो है वो एक एडवांटेज देती हैं फर्म को, और उसे फिर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी के नाम से जाना जाता है। नाउ कोर कॉम्पिटेंस। अब कोर कॉम्पिटेंस वही है कि जो आपकी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज हैं वो एक फर्म को सस्टेनेबल सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं। जैसे आईफोन, एप्पल को हमेशा जो उसका सॉफ्टवेयर iOS वो हमेशा एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी देता रहा है, जिसकी वजह से उसका कस्टमर बेस अलग से ही एक अलग कस्टमर बेस चलता है उनका। ऐसे ही पहले ब्लैकबेरी का एक कस्टमर बेस था, तो उनकी एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी थी, ठीक है। तो ये जो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज हैं जो एक फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं, उन्हें कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज। ये कोर कॉम्पिटेंसीज रातों रात नहीं आ जाती, इनको टाइम लगता है। दीज इमर्ज ओवर टाइम and reflect the firm's ability to deploy different resources and capabilities in a variety of contexts to gain and sustain competitive advantage. So core competencies जो है बेसिकली ये एक्टिविटीज या प्रोसेसेस हैं जो किसी भी फर्म के को जरूरी होती हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। तो इस कोर कॉम्पिटेंसी के लिए कुछ चीजें जरूरी होनी चाहिए कि ये ऐसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी एन एक्टिविटी that provides customer value in the product or service features. It must be an activity or process that is significantly better than competitors. Yeah, it must be an activity or process that is difficult for competitor to imitate. तो यानी कोर कॉम्पिटेंसी कब आएगी, जब आप एक ऐसा फीचर ऑफर कर रहे हो जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने कॉम्पिटिटर से बेटर आप कोई फीचर दे रहे हो, या कोई ऐसा फीचर या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे कॉपी करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है,
एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों में सक्सेसफुल होते हो तो आप कोर कॉम्पिटेंस जो है अपने प्रोडक्ट में हासिल कर लोगे, तो उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। सो क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट किया जा सकता है? सबसे पहले कॉम्पिटेंस समझना पड़ेगा। कॉम्पिटेंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी चीज को करने में अच्छी है तो दैट इज कॉम्पिटेंस। अगर कोर कॉम्पिटेंस की बात करें तो कोर कॉम्पिटेंस इज अ प्रोफिशिएंटली परफॉर्म्ड इंटरनल एक्टिविटी। और अगर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस की बात करें तो इट इज एन एक्टिविटी दैट अ कंपनी परफॉर्म्स बेटर देन इट्स राइवल्स। और अगर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज की बात करें, जो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज हैं यही हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं। और ये हमारा टॉपिक है कि कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिया जा सकता है। तो यू कैन से दैट कि सबसे पहले यू शुड हैव कॉम्पिटेंस, उसके बाद कोर कॉम्पिटेंस, फिर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस, उसके बाद फिर ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगा जाके। तो लास्ट में आपके डायग्राम है, ये डायग्राम जो है इस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है कि यू हैव सम रिसोर्सेज टेंजिबल और इंटेंजिबल and you have some organizational capabilities. By using these resources and capabilities, you can attain the competencies. After that competencies attain करने के बाद आप कोर कॉम्पिटेंसीज की तरफ जाओगे, और कोर कॉम्पिटेंसीज अटेन करने के बाद जब आप एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाओगे तो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज जो है वो हासिल हो जाएगी जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। और इससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स के पास ये चीज़ नहीं होगी। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो लिया जा सकता है। तो ये पूरा इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है कि कैसे हम इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है ले सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उसको और अच्छा करो ताकि वो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी बन सके और उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो लिया जा सके। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये करती हैं या इसमें काफ़ी सक्सेसफुल हुई हैं। इसके बाद है VRIO। ये आपका बर्नी द्वारा दिया गया एक फ्रेमवर्क है। बेसिकली यहाँ पे देयर आर 4 क्वेश्चंस टू इवेल्युएट अ फर्म्स की रिसोर्सेज। कह रहे VRIO एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बेसिकली 4 क्वेश्चंस देता है रिसोर्सेज के रिलेटेड कि कोई भी आपके रिसोर्सेज है, चाहे वो लेबर है चाहे वो फाइनेंस है, क्या वो आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं? अगर हाँ करवा रहे हैं तो वो जो रिसोर्स है फिर वो आपके लिए डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन के उभर सकता है। तो इसीलिए VRIO जो है, VRIO फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि जो हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो इतने कैपेबल हैं कि वो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर सके या नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन है क्या? V स्टैंड्स फॉर वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो भी आपका रिसोर्स है कि डज इट प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि जो आपका रिसोर्स है, लेट्स सपोज यू हैव पर्टिकुलर पेटेंट्स, क्या वो पेटेंट जो है, क्या वो जो फॉर्मूला है वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है या नहीं दे रहा है बाकी कॉम्पिटिटर्स से। तो पहला ये है। दूसरा है रेयरनेस, कि जो आपके पास वो रिसोर्स है, जो आपका पेटेंट है या जो आपको बनाने का फॉर्मूला है वो चीज़ का, क्या वो बाकी कॉम्पिटिटर्स के पास है या सिर्फ आपके पास ही है। उसके बाद रेयरनेस के बाद है इमिटेबिलिटी, क्या मतलब उसे कॉपी किया जा सकता है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है जो भी आपका रिसोर्स है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्म है क्या वो कहीं रिसोर्स को एक्सप्लॉइट ओवर यूज तो नहीं कर रही या अंडर यूज तो नहीं कर रही, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये VRIO, V stands for value, R stands for rareness, and I stands for immutability, and O stands for organization. अगर ये चारों क्वेश्चंस का आंसर yes है, if the answer to this question is yes for a particular resource, so that resource is considered a strength and a distinctive competency. तो कहते हैं अगर ये चारों क्वेश्चन जो मैंने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है yes। अगर दूसरे कॉम्पिटिटर्स इसको प्रोसेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, रेयर है या नहीं, तो रेयर है यस। इमिटेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखेंगे, उसी के आधार पर हम तय करेंगे कि जो आपका रिसोर्स है वो वाकई में आपको कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करवा रहा है। अगर यस कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करवा रहा है तो इट मीन्स आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उस रिसोर्स की वजह से मिल सकता है। तो एक फर्म को ये देखना पड़ेगा, रिसोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिसोर्स कौन सा है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अलग होता है। जैसे कोक के लिए रिसोर्स जो है वो उसकी रेसिपी है कोक की। आईफोन एप्पल का जो रिसोर्स है वो है iOS। गूगल का रिसोर्स है एंड्रॉयड उसका।
सो ये रिसोर्स है, तो इन रिसोर्सेज को इस बेंचमार्क पे, वीआरआईओ पे, फ्रेमवर्क पे हम देखेंगे कि वो खरा उतरता है या नहीं, और खरा उतरेगा तो फिर हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यूजिंग रिसोर्सेज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, देयर आर 5 स्टेप रिसोर्सेज बेस्ड अप्रोच टू स्ट्रेटेजी एनालिसिस। तो अब ये एक रिसोर्स बेस्ड अप्रोच आ गई है कि कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन किया जाए। पहला वही है कि पहले सबसे वही जो डायग्राम था उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि फर्म के रिसोर्सेज को स्ट्रेंथ्स और वीकनेस में आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद इन स्ट्रेंथ्स को कैपेबिलिटीज के साथ मैच किया जाए, उसके बाद जो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज हैं उनको मैच करके देखा जाए कि जो हमारा पोटेंशियल है प्रॉफिट अर्न करने का, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाए, उसका अप्रेजल किया जाए कि रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को ढंग से इस्तेमाल करके कितना प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी चूज की जाए जिससे कि हमारे रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली यूज किए जा सके विदाउट एनी वेस्टेज, और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जा सके। एंड उसके बाद अगर कोई रिसोर्स गैप, इफ डेविएशन इज देयर कि हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर देयर, पर हमारी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, हम रिसोर्सेज को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई डेविएशन आती है तो उस डेविएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, उस वीकनेस से ओवरकम करने की कोशिश करना, ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फ़ायदा उठाया जा सके। तो ये आपका था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेसिकली, और वीआरआईओ फ्रेमवर्क। और कल हमने करना है इससे अगला, या फिर से बता देता हूँ, ये हमने ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज की हैं, ठीक है, रिसोर्सेज बेस्ड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वीआरआईओ फ्रेमवर्क कर लिया है। अब हम वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो करेंगे आपका, आपके मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कोर कॉम्पिटेंसी भी मैंने करवा दी है आपको, ये डेफिनेशन याद रख लेना। अब हमारा रह गया है वैल्यू चेन एनालिसिस, अच्छे ढंग से कर लेंगे एक बार। फिर रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इस यूनिट में, फिर है इंटरनल इवेल्युएशन फैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद फिर बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी। हमने फिर इसके बाद कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज हैं वो काफ़ी हद तक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को कवर कर लेंगे। तो ये करने के बाद हमने सीधा फिर यूनिट 3 पे ही आ जाना है। तो आज हमने आपके सिलेबस में से बता दूँ, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज की है, ठीक है, वीआरआईओ फ्रेमवर्क की है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो की है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें। किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो इस टॉपिक में जो मैंने करवाया है, फिर एक बार हम दोबारा नहीं तो डिस्कस कर लेते हैं। अटेंडेंस से लेते हैं। आदित्य सर प्रेजेंट है, उसके बाद गीता देवी प्रेजेंट है, गुरप्रीत को 72 प्रेजेंट है, गुरप्रीत सिंह प्रेजेंट है, मनजीत सर प्रेजेंट है, नवजोत कौर प्रेजेंट है, डिजिटल राणा प्रेजेंट है, परमिंदर कौर प्रेजेंट है, रमनदीप कौर प्रेजेंट है, रोहित सर प्रेजेंट है, संजय सर एब्सेंट, धर्मनजोत प्रेजेंट है, सुमित प्रेजेंट है,
अच्छा गुरप्रीत, बच्चे इतने होते हैं सारी क्लासेस में? हाँ जी सर, कम ही होते हैं। ओके, ऑनलाइन भी क्लासेस लगा रहे हैं, ऑनलाइन क्या दिक्कत है? सर पता नहीं।